जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि भारत राज्यों का संघ किस प्रकार है, या कहें कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान किस प्रकार राज्यों के संघ की व्याख्या करता है। संविधान के अनुसार देखेंगे। यह साथ ही हमारी या कहें कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 21 है, या कहें कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर सबसे पहले हमने 20 क्लासें कर ली हैं। ये क्लास नंबर 21 है। इसके अंदर राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ किस प्रकार है, हमारे संविधान के अनुसार संविधान किस प्रकार की शक्ति किसे देता है। तो देखें कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में संघीय सरकार की व्याख्या है। कहने का मतलब है कि हमारे देश है, देश जो कि प्रमुख है, देश के पास शक्तियाँ भले ही अधिक है, लेकिन राज्यों के पास भी अपनी जो कि सीमित अवस्था में शक्तियाँ हैं। यानी कि राज्यों के पास भी शक्तियाँ हैं और केंद्र के पास भी अधिक शक्तियाँ हैं, लेकिन राज्यों के पास भी खुद की अलग शक्तियाँ हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो कि देश है ना, जो कि राज्यों से मिलकर बना हुआ है, राज्यों से मिलकर संघ की स्थापना करता है, ये संघ ही देश है, ये संघ ही देश है। तो देखें कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर संविधान का भाग नंबर जो फर्स्ट है, भाग नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भारतीय संविधान का भाग जो 1 है, ये भाग नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक है। अब इस भाग नंबर 1 में जो हमारा संघ है, या कहें कि हमारा देश है, इस देश का क्षेत्र भाग नंबर 1 के अंदर हमारे संघ और इसके क्षेत्र के विषय में बताया गया है। तो देखें कि जो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 1 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 1 है, इस अनुच्छेद नंबर 1 में भारत कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि भारत है ना, जो कि राज्यों के समूह का संघ है। यानी कि भारत के अंदर अनेक राज्य हैं, भारत के अंदर अनेक राज्य हैं, वो राज्य मिलकर एक समूह बनाते हैं और वह समूह ही संघ है और ये संघ ही देश है। तो हमारे संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर कि भारत राज्यों के समूह का संघ है, भारतीय राज्यों के समूह का संघ है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान सभा थी, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इस संविधान सभा में कुछ सदस्यों का तो कहना था कि भारत का नाम पारंपरिक रूप से भारत रखा जाए, लेकिन कुछ सदस्यों का कहना था भारत का नाम, आधुनिक नाम इंडिया रखा जाए। तो क्या किया गया संविधान सभा में भारत भी अपना लिया गया और इंडिया भी अपना ले गया। यानी कि इन राज्यों से मिलकर, इन सभी राज्यों से मिलकर जो संघ बना, उस संघ को एक नाम दिया गया, वह नाम भारत भी रखा गया और इंडिया भी रखा गया। यानी कि हमारी जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा ने भारत का नाम, या कहे कि इस संघ का नाम भारत रखा, इस भारत को ही इंडिया कहा गया। इंडिया और भारत एक ही है। इसी के साथ देखें कि कहा गया कि जो इन राज्यों से मिलकर हमारा संघ बनता है, या कहेंगे राज्यों से मिलकर देश का निर्माण होता है, लेकिन इन राज्यों को कुछ अधिकार नहीं है कि ये राज्य अपने आप को अलग कर सके, या कहें कि ये राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर सके। भले ही इन राज्यों से मिलकर हमारे संघ, या कहें कि हमारा देश का निर्माण हुआ हो, लेकिन इन राज्यों के पास इतनी पावर नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि ये राज्य अपने अनुसार ये अलग हो जाए। ये राज्य, हमारे संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये राज्य संघ से, यानी कि देश से अलग नहीं हो सकते, है ना। इसी के साथ कहा गया है कि जो हमारा जो ये देश है, या कहें कि संघ है, राज्यों से मिलकर ये संघ बना, संघ को ही हमने देश कहा। तो ये हमारा जो संघ है, ये संघ बहुत बड़ा है। इसके अंदर प्रशासनिक कार्य करने के लिए इस संघ को हमने अनेक राज्यों में बांटा है। हमारे इन राज्यों में बांटने का उद्देश्य यह है कि जिनके भारत के अंदर प्रशासन का अच्छे तरीके से चलाया जा सके। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ के अंदर संघ को के प्रशासनिक सुविधाओं के लिए राज्यों में बांटा गया है। राज्यों में बांटने का उद्देश्य है कि हमारे देश के अंदर प्रशासन का सही तरीके से चल सके। इसी के साथ जो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 1 है, जो भारतीय
संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 है। इस अनुच्छेद नंबर 1 के अनुसार जो भारतीय क्षेत्र है, यानी जो भारत है, इस भारत का जो भूभाग है, भारत का जो क्षेत्र है, इस भारत के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 1 के अनुसार भारतीय भूभाग को, भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग तो राज्य क्षेत्र, जो राज्यों के अधीन है, जैसे कि हमारे वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं, तो ये राज्य क्षेत्र। दूसरा संघ क्षेत्र, इस संघ क्षेत्र को एक केंद्र शासित प्रदेश भी हम कह सकते हैं। वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि है ना 8 केंद्र शासित प्रदेश है, या कहें कि संघ क्षेत्र, जो केंद्र शासित प्रदेश है वही संघ क्षेत्र है। और तीसरा जो क्षेत्र वो है कि जो कि जिन क्षेत्रों को भारत अपने अधिकार में ले ले, यानी कि भारत सरकार किसी भी समय अपने क्षेत्र अधिकार में ले सकती है। यानी कि जैसे कि सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन बाद में ये भारत का एक हिस्सा बन गया, एक अभिन्न अंग बन गया। इसी प्रकार गोवा भी भारत का अंग नहीं था, लेकिन बाद में जो कि संविधान बनने के बाद में गोवा भारत का अंग बना। तो कहने का मतलब है कि जो ये भारतीय क्षेत्र को मोटे तौर पर 3 कैटेगरी बांट सकते हैं। एक तो कि राज्य क्षेत्र, जो कि राज्यों के अधीन है, जो कि संघ क्षेत्र, जो कि केंद्र के अधीन है। इसी के साथ केंद्र संघ क्षेत्र के अंदर केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। इसी के साथ भारत सरकार किसी भी समय अपने क्षेत्र अधिकार में, जो कि बहुत क्षेत्रों को भारत सरकार किसी भी समय अपने क्षेत्र अधिकार में जिन क्षेत्रों को ले सकती है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि भारत सरकार जब चाहे उनको अपने क्षेत्र अधिकार में ले सकती है। इसी के साथ जो हमारा जो कि इसी के अंदर कहा गया है कि जो हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है, जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक, तो इस भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है कि राज्य और संघ, यानी कि राज्य और देश इनके नाम, भाई किस राज्य का क्या नाम है ना, देश का नाम, इसी के साथ इनके राज्य के क्षेत्र अधिकार, या कहेंगे इनका क्षेत्र अधिकार, राज्य और जो संघ है इसके नाम और इसका क्षेत्र अधिकार संबंधित विस्तार पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। साथ ही कहा गया है कि जो भारत है इस भारत पर अनेक राज्यों में बटा हुआ है, तो प्रत्येक राज्य में भारत का संविधान समान रूप से लागू होगा, ऐसा कहा गया है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं इनके अंदर भारतीय संविधान समान रूप से लागू होगा, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हमको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में ये तो कह दिया गया कि सभी राज्यों में समान रूप से संविधान लागू होगा, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद देखने को मिलता है। तो वो अपवाद ये है, एक तो जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर अपवाद कैसे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक अनुच्छेद नंबर, ये जम्मू कश्मीर 2019 से पहले अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद नंबर 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके अनुसार जो ये जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। अनुच्छेद नंबर 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में 2019 में मोदी की सरकार ने इसके जो विशेष अधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ देखें कि कुछ अपवाद और देखने को मिलता है, जैसे कि संविधान का जो भाग नंबर 21 है, जो भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 21 है, इस भाग नंबर 21 के अंदर जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, असम, है ना, और अरुणाचल प्रदेश, और इसी के साथ मणिपुर। तो जो ये राज्य है ना, ये राज्य जैसे कि कहे हमें सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इनको के लिए विशेष प्रावधान है, यानी कि इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, थोड़े बहुत कुछ विशेष इनके लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इसी के साथ जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, तेलंगाना है ना, गोवा और कर्नाटक, इसी के साथ आंध्र प्रदेश। कहने का मतलब है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के लिए कुछ विशेष उपबंध है, या कहें कि कुछ इनको विशेष कहें कि कुछ बातों में, कुछ चीज़ों में इनके कुछ विशेष प्रावधान इनके लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ देखें कि जो
पांचवी और छठी अनुसूची है, पांचवी और छठी अनुसूची है। इन अनुसूचियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जाति और जो जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध जो कि दिए गए हैं। हमने ये इसलिए बताया क्योंकि अभी जो कि संविधान के जो ये अनुच्छेद जो भाग नंबर 1 है, इनके स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभी जो राज्य हैं इनके अंदर समान रूप से संविधान लागू होगा। लेकिन कुछ अपवाद है, अपवाद जैसे कि कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान या कहीं कुछ ऐसे उपबंध दिए गए हैं। इसी के साथ जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो कि जनजाति क्षेत्र है, इनके लिए प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसी के साथ देखें कि जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कहा गया है, संघीय व्यवस्था के अंदर कहा गया है कि जो राज्य है और केंद्र है, इन दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा। भले ही केंद्र के पास अधिक शक्तियां हों, लेकिन जो राज्य है इन राज्यों के पास भी शक्ति बरकरार रहेगी, या कहेंगे इन राज्यों के पास भी शक्ति रहेगी। इसी के साथ संघ शासित और केंद्र द्वारा, यानी कि कहने का मतलब है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के साथ किसी यदि दूसरे देश के क्षेत्र को भारत अपने अंदर शामिल करता है, कहने का मतलब है संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र यानी किसी क्षेत्र के कब्जा करता है, या कहेंगे किसी देश का कोई क्षेत्र भारत के अंदर मिलता है, तो उस पर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर प्रशासन चलाया जाएगा, ऐसा हमारे संविधान के अंदर उल्लेख है। इसी के साथ भारत विदेशी क्षेत्र यानी कि भारत है ना, जो कि विदेशी क्षेत्र को भी अपने संघ के अंदर या कहीं अपने देश के अंदर शामिल कर सकता है। भारत विदेशी क्षेत्रों को भी मिला सकता है, जैसे कि यदि किसी देश के साथ संधि कर उसको उसके क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। इसी के साथ यदि कोई देश उपहार के तौर पर देता है कुछ क्षेत्र को, तो उसको भी भारत अपने संघ में मिला सकता है। इसी के साथ लीज पर यानी किसी पर भारत का कर्जा हो गया और वो यदि देश देना चाहता है भारत को उसका क्षेत्र, तो ही मिला सकता है। इसी के साथ कहेंगे जीत, किसी जैसे कि पाकिस्तान पर आक्रमण करके पाकिस्तान को भारत के अंदर मिला सकता है। तो जीत क्या था पर कहने का मतलब है भारत संधि करके, उपहार लेकर, लीज पर, जीत पर, इन सभी के आधार पर किसी भी देश के क्षेत्र को भारत के अंदर मिला सकता है। भारत के पास जो कि इतनी पावर है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत के ऊपर किसी देश की कोई प्रभाव नहीं है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसी के साथ देखें कि संविधान, जैसे कि संविधान भारत का लागू हुआ, जैसे कि संविधान जब भारत का संविधान भारत पर लागू हुआ, इसके बाद जैसे कि दादर नगर हवेली जो यहाँ पर गुजरात के अंदर गुजरात के पास दादर नगर हवेली है। इसी के साथ कहें कि जो यहाँ पर गोवा है, इसी के साथ दमन एवं दीव है ना, इसी के साथ जो पांडुचेरी है और सिक्किम है, ये सभी जैसे कि दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पांडुचेरी, सिक्किम, ये संविधान बनने के बाद भी जो कि विदेशी क्षेत्र थे, लेकिन इनको संविधान बनने के बाद जो कि भारत के क्षेत्र में इनको कहें कि मिलाया गया। क्योंकि जैसे कि ये है, क्या कहें कि ये है हमारा गोवा है, इन पर जो कि विदेशियों का शासन था, पुर्तगालियों का, लेकिन भारतीय संविधान में भारत में बाद में इनको मिलाया गया, या कहें कि जैसे कि सिक्किम है एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन ये भारत में मिल गया, है ना। तो कहने का मतलब है इनके आधार पर संधि करके, उपहार लेकर, लीज पर, जीत, इन सभी प्रक्रिया के द्वारा जो विदेशी क्षेत्र है इनको भी भारतीय संघ के अंदर मिलाया जा सकता है। ऐसे प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किए गए हैं। इसी के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है, इस अनुच्छेद 2 के तहत संविधान यानी कि जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इस यानी अनुच्छेद नंबर 2 के तहत जो संसद है, भारत की जो संसद है, इस भारत की संसद को इतनी शक्ति दी गई है कि भारतीय संसद अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों को, यानी कि नए राज्यों को, जो ये संघ है, भारत संघ है, नए राज्यों को इसके अंदर प्रवेश दे सकता है, या कहेंगे नए राज्यों को भारतीय संघ के अंदर शामिल कर सकता है। इसी के साथ अनुच्छेद 2 के तहत संसद के पास इतनी शक्ति है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, नए राज्यों की स्थापना भी कर सकता है। इसी के साथ जो अनुच्छेद नंबर 3 है, अनुच्छेद नंबर 3 के अनुसार जो संसद है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 3 के अनुसार यदि संसद चाहे तो किसी राज्य का क्षेत्र बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है, या कहें कि उनके नाम वगैरह में परिवर्तन कर सकती है। तो इतनी पावर संसद के पास हमारे संविधान ने दी है। तो यहाँ पर हमने जो कि संघ, राज्यों के संघ किस प्रकार यहाँ पर शायद आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, है ना, अगली वीडियो में। इसी के साथ जो अगले हमारा जो क्लास नंबर जो 22 होगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो राज्य बनाने के लिए संसद के पास किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, किस प्रकार राज्य बना सकती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद। कैसा लगा बताना।